नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर में। आज दिनांक 20 जुलाई 2023 है। करंट अफेयर में हम द हिंदू के, इंडियन एक्सप्रेस के, पीआईबी के और बाकी न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल डिस्कस करेंगे और उसके साथ में जो स्टैटिक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो यूपीएससी ने पूछे वो भी ऐड करेंगे। और आज से हमने एक नया इनिशिएटिव लिया है कि सबसे पहले हम जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं उनको भी ऐड कर रहे हैं ताकि वो आपके एथिक्स के पेपर में, एसए के पेपर में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इनके ऊपर। तो आज की ग्रेट पर्सनालिटी है नेल्सन मंडेला। उन्होंने एक बहुत अच्छा कोट कहा था कि हर एक आदमी अपनी जो लिमिट्स हैं और सर्कमस्टांसेस हैं उनसे भी ऊपर उठ सकता है और सक्सेस उसको मिल सकती है अगर उसका पैशन है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है वो जो काम कर रहा है उसमें करने में। तो एक कोट आप डायरेक्टली कहीं भी अपने एसे में मेंशन कर सकते हो और एथिक्स में भी इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो इनके ऊपर बेसिक डिटेल डिस्कस करते हैं। पहले नेल्सन मंडेला का कंट्रीब्यूशन क्या था। इनकी अभी 100th बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया था जुलाई 2018 में। तो अभी 3 साल और ऊपर हो गए, 3 के 5 साल ऊपर हो गए। तो ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। नेल्सन मंडेला जो बोर्न इन साउथ अफ्रीका में थे और उन्होंने हमेशा फ्री सोसाइटी को प्रमोट किया और उन्होंने एंटी अपार्थेड मूवमेंट स्टार्ट किया था। एंटी अपार्थेड मूवमेंट क्या था कि साउथ अफ्रीका में ड्यूरिंग द कॉलोनियल इरा वहाँ पे ब्लैक और वाइट के बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट थे और वाइट की सुपीरियोरिटी इस्टेब्लिश करने के लिए ब्लैक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस थे। फॉर एग्जांपल उनके मूवमेंट पे रेस्ट्रिक्शन थे, उनको इवन वोटिंग राइट्स नहीं थे, उनको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड था। इवन हमारे जो फादर ऑफ इंडिया है उनको भी मतलब ट्रेन में उनके साथ मिसबिहेव किया गया। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी और उसको लेकर इन्होंने उसके अगेंस्ट में एंटी अपार्थेड मूवमेंट स्टार्ट किया। इवन गांधी जी ने इसके अगेंस्ट में काफ़ी काम किया और ये साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रहे 1994 से 1999 में। इन्होंने अपनी लाइफ टाइम में ऑटोबायोग्राफी लिखी है, एक तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एंड दी अदर वर्क्स है कन्वर्सेशन विद माई लाइफ। तो कई बार प्री में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि ये किसके द्वारा लिखी है, तो ये नेल्सन मंडेला के द्वारा। और इनका कंट्रीब्यूशन क्या है सोसाइटी में। कई बार आपके एथिक्स में क्वेश्चन आता है कि व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम द लाइफ ऑफ द नेल्सन मंडेला। तो ये इनिशियल में एक एक्टिविस्ट थे और जेल में काफ़ी साल, नियर बाई 18 से 19 साल तक इनको जेल में रखा गया था इस मूवमेंट के कारण। लेकिन फिर भी जेल में रहते हुए अपने मोरल और पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति कॉन्शियस थे। इन्होंने अपना कभी पेशेंस लूज़ नहीं किया। एक बहुत ही पॉलिटिकल और मोरल लीडर थे जिनका अल्टीमेट पर्पस था कि ह्यूमैनिटी को एक्सटेंड किया जाए बियॉन्ड जो नॉर्मल मेटलिस्टिक लाइफ, और अल्टीमेटली पॉलिटिक्स और एथिक्स इन दोनों को कंबाइन करने की हमेशा बात करते थे। उन गांधी जी भी सेम बोलते थे कि पॉलिटिक्स एंड एथिक्स को सेपरेट करोगे तो ये डेथ नेल के बराबर होगा, मतलब उसको करना ही नहीं चाहिए। साउथ अफ्रीका को जो डेमोक्रेसी की तरफ ट्रांजिशन करने में इनका बहुत अच्छा रोल था। इन्होंने पॉलिटिकल में ग्रेट वर्क किया, बाकी सोशल और इकोनॉमिक और हर जगह पे इवन मोरल विजडम के ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रीच किया लोगों ने। इनके लाइफ एक्सपीरियंस यही बताते हैं कि जो फ्रीडम है ना, मतलब स्वतंत्रता कभी भी स्पीचलेस नहीं हो सकती। इसलिए हमारे संविधान में आर्टिकल 19 है फंडामेंटल राइट, जिसमें क्या लिखा है, फ्रीडम ऑफ द स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक्सेप्ट सम फ्यू रेस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय द स्टेट। तो फ्रीडम कभी स्पीचलेस हो ही नहीं सकती। अगर आपको बोलने का अधिकार ही नहीं होगा तो आपकी कोई फ्रीडम नहीं है। दूसरा क्या है, वायलेंस इज इनकेपेबल ऑफ स्पीच, मतलब जो लोग वायलेंस को फॉलो करते हैं तो उसमें क्या है, वो तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब उसके ऊपर कुछ भी कहो आप, वायलेंस इज मतलब नेवर एक्सेप्टेड टर्म है। और उन्होंने पॉलिटिक्स में बहुत ही एक्सीलेंस के साथ में काम किया और मोरल्स को बहुत ज़्यादा वो किया और यही उनको परस्यूट कर रहा है कि पब्लिक हैप्पीनेस के ऊपर और पीस मेकिंग गवर्नेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ काफ़ी सैड न्यूज़ है। मणिपुर में आपको पता ही कि मणिपुर में बहुत ज़्यादा कुकी कम्युनिटी और मिजो कम्युनिटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। बट ये पहली बार देखा गया है कि वीमेन के प्रति बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन और ये बहुत ही ऐसी सेक्सुअल हैरेसमेंट और ये चीज़ें की गई। और उसी का एक वीडियो क्लिप भी बनाया गया कि जिनके उनके ऊपर उनको बिना कपड़ों के इधर उधर घुमाया जाता है। तो मतलब काफ़ी ह्यूमिलिएटिंग सिचुएशन है। अब इसी से रिलेटेड मणिपुर से मैंने एक टॉपिक उठाया, इनर लाइन परमिट सिस्टम। इसके ऊपर क्वेश्चन आया था यूपीएससी में। ये है कि इसको बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन था 1873 में, उसी से लिंक करके इनर लाइन परमिट सिस्टम बनाया जाता है। उस टाइम पे क्या था, जो ब्रिटिश क्राउन थी उसके कॉमर्शियल इंटरेस्ट थे और उस टाइम पे जो इंडियंस थे, इंडियन को क्या बोला जाता था, ब्रिटिश सब्जेक्ट। ब्रिटिश सब्जेक्ट जो थे उनको इस रीजन में एंट्री अलाउ नहीं थी। तो सेम इनर लाइन परमिट है, जो आज के दिन इंडियन सिटीजन वहाँ पे ट्रेवल करेंगे तो उनको एक स्पेशल डॉक्यूमेंट चाहिएगा, उसको बोलते हैं इनर लाइन परमिट सिस्टम। और यही जो ब्रिटिश सब्जेक्ट था 1950 में इंडियन गवर्नमेंट ने इसका नाम ब्रिटिश सब्जेक्ट से सिटीजन ऑफ इंडिया कर दिया। और आज के दिन देखा जाए तो सिर्फ 4 स्टेट में एप्लीकेबल है, मिजोरम में, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में और
मणिपुर में। और ये एक इस टाइप का है कि जिसमें आउटसाइडर की एंट्री नहीं होती और फॉरेनर्स को भी अलाउ नहीं किया जाता। ये कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है और सिर्फ ट्रेवल पर्पज़ के लिए। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जाके स्टे करेंगे, नहीं, सिर्फ ट्रेवल पर्पज़ के लिए है। अगर इनर लाइन परमिट सिस्टम है, उनको कार्ड मिला है, तो वहाँ पे इन 4 स्टेट में ट्रेवल कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। नेक्स्ट न्यूज़ ये तीस्ता सेतालवाद है, इनके ऊपर ये था कि ये गुजरात राइट में इनके ऊपर एलिगेशन लगे थे और उसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमारे लिए वर्ड हो जाता है बेल। बेल के ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था, तो बेल के बारे में पूरा बेसिक डिस्कस करते हैं कि होती क्या है। इंडिया में 3 तरह की बेल होती है, एक रेगुलर बेल, एक इंटरिम बेल और एक एंटिसिपेटरी बेल। रेगुलर बेल का मेंशन दे रखा है सीआरपीसी की सेक्शन 437 और 439 में। ये कोर्ट के द्वारा डायरेक्शन दी जाती है कि किसी पर्सन जो कि ऑलरेडी जेल में है उसको रिलीज़ किया जा सकता है। जब भी किसी को बेल पे रिलीज़ होता है तो एक बॉन्ड साइन होता है। बॉन्ड मतलब एक टाइप की श्योरिटी कि कोई पैसा भी हो सकता है, या उसको कुछ कंडीशन दी जाती हैं कोर्ट के द्वारा कि आपको जब भी बुलाया जाएगा आप उस टाइम पे प्रेजेंट होगे पुलिस के सामने और आप कंट्री से बाहर नहीं जा सकती। तो ये तो रेगुलर बेल। इंटरिम बेल क्या होती है? इंटरिम बेल होती है रेगुलर और एंटिसिपेटरी के बीच में जो बेल होती है उसको इंटरिम बेल बोलते हैं। टेम्परेरी होती है, शॉर्ट पीरियड के लिए, जब तक या तो रेगुलर बेल की एप्लीकेशन साइन नहीं हुई हो या फिर एंटिसिपेटरी की, तो उसको बोलते हैं इंटरिम बेल। नेक्स्ट आती है एंटिसिपेटरी बेल। एंटिसिपेटरी बेल भी कोर्ट के डायरेक्शन पे होता है कि पर्सन के अरेस्ट होने से पहले, फॉर एग्जांपल किसी पर्सन पे कोई एक्यूजेशन है कि इसने कोई बेलेबल ऑफेंस या नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है, तो उसको अरेस्ट किया जाना है। तो उस सिचुएशन में अगर कोर्ट उसको एंटिसिपेटरी बेल देता है तो उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। हमारे संविधान में भी अरेस्ट से रिलेटेड कुछ प्रोविज़न है। आर्टिकल 22 में क्या है? 2 टाइप के प्रोविज़न, एक प्यूनिटिव और दूसरा होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन क्या होता है कि किसी आदमी ने कोई क्राइम कर दिया तो उसको पनिश करने के लिए अगर उसको डिटेंशन या अरेस्ट किया जाता है उसको बोलते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन। और प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है कि किसी के ऊपर सस्पिशन है, अगर उसने एक्ट किया नहीं, करने से पहले अगर उसको पार्टिकुलर जो क्रिमिनल एक्टिविटी होने वाली उसको बचाने के लिए किसी को डिटेंशन किया जाता है, उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। आर्टिकल 22 में 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट ऑर्डिनरी लॉ से रिलेटेड करता है और सेकंड जो है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन। ऑल्दो इसके ऊपर काफ़ी बार क्रिटिसिज्म भी होता है कि किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में प्रिवेंटिव डिटेंशन टाइप में लॉ नहीं है, और ये हमने ब्रिटिश से ही लिया था। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़, इंडिया ने सपोर्ट किया है, यूएन ने एक जो रेजोल्यूशन पास किया ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव। इसमें क्या है कि जब रशिया यूक्रेन कंटिन्यूसली वॉर चल रहा है तो जो ब्लैक सी है, ब्लैक सी एक चैनल है, सीधा मेडिटेरियन सी से कनेक्ट होता है थ्रू डिफरेंट सी, जैसे एडेस सी है, बाकी ट्रेड्स के थ्रू। तो फूड और फर्टिलाइज़र और बाकी जो एक्सपोर्ट है वो अदर कंट्रीज़ में हो जाए, उसके लिए ब्लैक सी इनिशिएटिव था, लेकिन रशिया इसको बार बार अपोज कर रहा है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ब्लैक सी के बॉर्डरिंग कंट्री। इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था। इसको आप टी बर्गर नाम से याद कर सकते हो, जैसे टर्की, बल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रशिया एंड जॉर्जिया। तो ये ब्लैक सी के बॉर्डरिंग कंट्रीज है। कई बार क्वेश्चन आया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यूपीएससी में। ये देखो, ये 2019 में क्वेश्चन आया था मैच द फॉलोइंग में कि सी बॉर्डरिंगर कंट्री कौन कौन से हैं? एड्रियाटिक सी अल्बानिया, ब्लैक सी क्रोशिया, कैस्पियन सी कजाकिस्तान, मेडिटेरियन सी मोरक्को, रेड सी सीरिया। अगर आपको सिर्फ ब्लैक सी का पता होता तो आपको ऑप्शन 2 हटा देते, क्यों यहाँ पे कहीं भी क्रोशिया नहीं आ रहा और टी बर्गर में भी सी कहीं आ नहीं रहा। तो जैसे ही 2 ऑप्शन को हम हटाते हैं तो ये ऑप्शन हट गया, ये हट गया, हट गया, हमारा डायरेक्ट आंसर बी आ गया। तो ये आपको पता होना चाहिए। और 5 रेड सी में सीरिया नहीं आता, ये भी आपको पता होना चाहिए। सेकंड आप क्वेश्चन देखो, यूपीएससी ने पूछा 2014 में टर्की कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी के बीच में टर्की की लोकेशन है। बाकी सीज की लोकेशन आप मैप में देख सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। नेक्स्ट न्यूज़ एक हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में रिलीज़ किया। तो इंडिया के लिए अच्छी खबर है कि इंडिया की रैंक इम्प्रूव हुई है। पहले इंडिया 87 था और अभी 80th रैंक पे आ गया। इस पासपोर्ट का पर्पज़ क्या होता है? ये जब भी जिनके पास ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स होता है वो ये डिटरमिन करता है कि कितने डेस्टिनेशन जिसके पास है तो वो कितने डेस्टिनेशन में जा सकता है विदाउट ए प्रायर वीज़ा। जिस कंट्री के जितने ज़्यादा डेस्टिनेशन होंगे मतलब उसको वीज़ा वाली फॉर्मेलिटीज़ उसमें कम होंगी। और इंडिया की रैंक काफ़ी फ्लक्चुएट हो रही है, जैसे 2014 में 52 थी, उसके बाद में 2015 में 88 थी, तो काफ़ी फ्लक्चुएशन है। और अभी देखा जाए तो जो जापान है पिछले 5 साल से टॉप पे था, लेकिन अभी वो 3रे नंबर पे आ गया। और आज के दिन सिंगापुर है जो कि टॉप नंबर पे, बाकी कंट्रीज़ का इस टाइप में दिया गया है। तो बट हमें बेसिक यही पता होना चाहिए कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स होता क्या है, इसका पर्पज़ क्या है, और ये हेनले और इसके द्वारा ही रिलीज़ किया जाता है। और इंडिया की पोजीशन क्या है?
80th। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि जो ब्रिक्स समिट होने वाला है साउथ अफ्रीका में, उसमें रशियन प्रेसिडेंट ने मना कर दिया कि वो नहीं आएंगे, वो वर्चुअल करेंगे। उसके पीछे बैकग्राउंड ये है कि जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में साउथ अफ्रीका ने कोई सूट फाइल किया था अगेंस्ट द प्रेसिडेंट पुतिन, तो उसी को नाराज़गी को लेकर यहाँ विजिट नहीं आ रही है, इसको वर्चुअली अटेंड करेंगे और अपने फॉरेन मिनिस्टर को इसको अटेंड करने के लिए भेज रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए ब्रिक्स इंपॉर्टेंट होता है। ब्रिक्स है क्या? ये 5 कंट्रीज़ का एक समूह है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, जो कि काफ़ी इमर्जिंग इकोनमीज़ है। और चाइना और इंडिया तो एशिया में बहुत बड़ी इकोनमी है, रशिया आप देख ही रहे हो, ऑल्दो साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील की उतनी बड़ी इकोनमी नहीं, बट फिर भी इमर्जिंग इकोनमी है। जी ओ नील जो है इसने टर्म की थी ब्रिक्स, और ये 2009 में सबसे पहले इसका समिट हुआ था रशिया में। फिर साउथ अफ्रीका जैसे ही 2010 में ज्वाइन किया, इसका एक्रोनिम आ गया था ब्रिक्स। और ब्रिक्स लीडर जो होते हैं, इनकी समिट हर साल होता है, और चेयरमैनशिप कैसे होती है? एनुअली होती है अल्फ़ाबेट के हिसाब से। जैसे ब्रिक्स है तो इसमें बी पहले आएगा, फिर सी आएगा, और ऐसे करके अल्फ़ाबेटिकली इनकी रोटेट होती रहती है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। नेक्स्ट न्यूज़ रिलेटेड टू मानसून सेशन है, काफ़ी बिल्स पे डिस्कस किया जाएगा। मानसून सेशन कंटिन्यूसली है। जो अपोजिशन पार्टी है वो इसके ऊपर डिस्कस करेगी कि मणिपुर में इतना वायलेंस हो रहा है, आप इसको रोक नहीं पा रहे हो। और जो रूलिंग गवर्नमेंट, उन्होंने वेस्ट बंगाल में जो पंचायत पोल में बहुत ज़्यादा वायलेंस हो, उसके ऊपर डिस्कस किया है। तो यहाँ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि सेशन ऑफ पार्लियामेंट, कौन कौन सेशन होते हैं पार्लियामेंट के। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 85 में सिर्फ समनिंग के बारे में मेंशन है। समनिंग क्या होती है? जब भी पार्लियामेंट का कोई सेशन होता है तो प्रेसिडेंट के द्वारा बताया जाता है कि पार्लियामेंट को सेशन स्टार्ट होगा, और बाकी जितने एमपी हैं उनको बुलाया जाए। ये किसके द्वारा डिसीजन होते हैं सेशन के लिए? कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर, डिफरेंट कैबिनेट कमेटीज़ है, टोटल 8 कमेटीज, जिसमें पार्लियामेंट्री अफेयर है, इकोनॉमिक अफेयर है, कैबिनेट कमेटी ऑन दी हाउस है। तो उसमें इसके द्वारा आदेश दिया जाता है, और ये फॉर्मलाइज किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा कि एमपीज़ आप लोग आओ, और अभी पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट होने वाला है। अब ये कहाँ पे मेंशन है? ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है कि पार्लियामेंट के कितने सेशन होंगे। ये सिर्फ एक कन्वेंशन चली आ रही है, और इसी कन्वेंशन के हिसाब से 3 सेशन होते हैं साल में एक बार। एक होता है बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन। BMW से आप याद कर सकते हो। BMW से लिंक और एक चीज़ आपको क्या बताई थी मैंने? BMW LPG, याद करो क्या थी? ये रबी क्रॉप्स का मैंने एक्रोनिम बताया था आपको। बार्ले, मस्टर्ड, वीट, लिनसीड, पी, ग्राम। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को याद रखो ताकि आपको दिक्कत ना आए। और सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा होता है? बजट सेशन। ये आपको दे रखा है कौन से मंथ में कौन सा चलता है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ काफ़ी दिनों से न्यूज़ में आ रही है कि अंडमान निकोबार, क्योंकि यहाँ पे एयरपोर्ट्स वगैरह बनाए जा रहे हैं, तो उसके दोनों है प्रोज एंड कॉन्स। अगर प्रोज की बात करें तो वहाँ पे कनेक्टिविटी होगी, वहाँ के लोगों इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप होगा। अंडमान निकोबार एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन, हमारे डिफेंस की मोबिलिटी, क्योंकि चाइना इस एरिया में स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो कि मल्टीपल पोर्ट्स को ऑक्यूपाई कर रहा बाकी कंट्रीज़ में, तो हम जल्दी से रेस्पॉन्स दे सकते हैं। इंडिया एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, इंडियन ओशन में कोई भी डिजास्टर रिलीफ है वो हम जल्दी दे सकते हैं। कौन्स में क्या है? क्योंकि ये काफ़ी इकोलॉजिकली इंस्टेबल रीजन है, यहाँ पे कोरल रीफ्स हैं, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है। तो ये वाले कुछ कंसर्न है कि यहाँ पे जो भी डेवलपमेंट कर रहे हो उसको आप ध्यान से करना चाहिए। अब ये अंडमान निकोबार का मैंने मैप डाला है कि लोकेशन, कई बार नॉर्थ टू साउथ आपके पास क्वेश्चन आता है यूपीएससी में, तो आपको पता होना चाहिए नॉर्थ अंडमान ऊपर, लिटिल अंडमान सबसे नीचे है। निकोबार में कार निकोबार ऊपर, और ग्रेट निकोबार क्लोज है इंडोनेशिया के, और इंडोनेशिया में भी कहाँ पे? सुमात्रा। अंडमान निकोबार की बात करें तो एक यूनियन टेरिटरी है, और इसको अंडमान निकोबार आइलैंड भी बोलते हैं। ये लोकेटेड कहाँ पे है? जो इंडियन ओशन है इसके लेफ्ट साइड में, और ये बे ऑफ बंगाल के नीचे की तरफ है। और जो दोनों को सेपरेट करता है वो यहाँ पे कौन सा चैनल है? 10 डिग्री। ये सिंपल सा क्वेश्चन आया यूपीएससी में कि दोनों सेपरेट करने वाला कौन सा चैनल है। कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे आता है? साउथ अंडमान में। और इसमें कुछ पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं। टोटल पीवीटीजी कितने इंडिया में? 75। सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं? उड़ीसा में। ये भी क्वेश्चन आया यूपीएससी में। तो पीवीटीजी वहाँ पे जारवाज हैं, सेंटलीज हैं, सोम्पियन हैं, ओंगे हैं और निकोबारी है। ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन इंडिया हैज़ ए कम्बिनेशन ऑफ द मैंग्रोव्स, जहाँ पे मैंग्रोव्स भी हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट भी हैं और डेसिडुअस फॉरेस्ट भी हैं। तो ये 4 ऑप्शन थे, जिसमें से अंडमान निकोबार एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे कम्बिनेशन ऑफ वहाँ मैंग्रोव्स भी हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट भी हैं और डेसिडुअस फॉरेस्ट भी हैं। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर।
नेक्स्ट न्यूज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी दिनों से न्यूज़ में चल रहे हैं ये। इनका क्या नाम है? इनका नाम है रॉबर्ट ओपनहीमर। ये यूएसए में जो न्यूक्लियर और एटॉम बम है उसके फादर माने जाते हैं, फादर ऑफ एटॉमिक बम, क्योंकि ये यूएसए का एक प्रोजेक्ट था, मैनहट्टन प्रोजेक्ट। जब वर्ल्ड वार 2 की सिचुएशन थी उस टाइम पे जो हिरोशिमा नागासाकी पे 1945 में 6 अगस्त और 9 अगस्त को बम डाले गए थे, उसमें इन्हीं का रोल था। बट यहाँ पे यही बताया कि इनके ऊपर कुछ एलिगेशन लगे थे कि इनकी जो फैमिली है वो कम्युनिस्ट का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती थी, उसके कारण इनके ऊपर भी एफबीआई जो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है यूएसए की, वो काफ़ी दिनों तक इनके पीछे पड़ी रही और इनको भी इनके ट्रेवल वीज़ा कैंसिल कर दिए गए, इनको सिक्योरिटी में रखा गया। तो वो चीज़ तो चलो ठीक है, चलती रही। बट यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छी मेंशन कर रखी है हमारी भगवत गीता की, कि भगवत गीता का लिंक इनके साथ में कैसे है, क्योंकि ये इतने नॉलेजेबल थे कि कई बार तो इनको कंपेयर किया जाता है आइंस्टीन के साथ में। और यहाँ पे इन्होंने हिंदू टेक्स्ट को बहुत ज़्यादा पढ़ा, जैसे भगवत गीता को पढ़ा, पुराण्स को पढ़ा, वेदास को पढ़ा है, इवन कालिदास के मेघदूत को भी पढ़ा हुआ है, रामायणा पढ़ा है। तो मतलब ये इतने ज़्यादा इंस्पायर थे हमारे एंसेंट टेक्स्ट के ऊपर। और गीता से इन्होंने एक वर्स भी लिया था कि नाउ आई हैव बिकम डेथ। जब इन्होंने न्यूक्लियर बनाया था तब उन्होंने यही बात बोली थी कि अब मतलब मैं अपने आप में एक मौत बन गया, डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड बन गया। तो यही इसमें कह रहे हैं कि हमारे जो अनसेंट रिच हेरिटेज हैं उनकी कितनी रिलीवेंस है कि ग्रेट ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट हैं जिसको फादर ऑफ एटॉमिक बोलते हैं, वो भी इसको फॉलो कर रहे हैं। तो यही न्यूज़ थी और ये था हमारा आज का डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।